हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्वी यूक्रेन में तोपों से जबरदस्त गोलाबारी, जान बचाने के लिए भाग रहे हजारों लोग, कई इलाके तबाह। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच अब भारत ने अपने राजनयिकों के परिवारों को भी देश छोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा ही पाएंगे क्या है वहां की स्थिति, और भारत को बहुत बड़ी रिपोर्टिंग मिली है दोस्तों युद्ध को लेकर, जिसके बाद भारत ने राजनयिकों के परिवारों को भी देश छोड़ने का ये आदेश दिया है। बताएंगे बड़ी खबर में आपको दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां पर इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी घोर बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, क्या है खबर, इसी बीच बताएंगे जहां पर नेपाल में लग रहे अमेरिका विरोधी नारे, भारी प्रदर्शन के बीच सरकार ने संसद में आखिर पेश कर ही दिया एमसीसी बिल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर वोट डालने नहीं पहुंची मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, बताएंगे क्या थी दोस्तों वजह है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अखिलेश यादव की भी घन घोर बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कहकर मात्र 13 सेकंड में ही बोल पड़े अखिलेश यादव। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जो भी भाई बहन LIC स्कीम में दोस्तों विश्वास रखते हैं उनके लिए सिर्फ 29 रुपए के निवेश से 4 लाख की रकम बना सकते हैं दोस्तों। तो जबरदस्त प्लान हम आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूर्वी यूक्रेन में तोपों से जबरदस्त गोलाबारी, जान बचाने के लिए भाग रहे हजारों लोग, कई इलाके हुए तबाह। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त गोलाबारी के बाद हजारों लोग अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं दोस्तों, और सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में शनिवार को तोप से भी गोले दागे गए हैं, जिसके बाद अराजक स्थिति बन चुकी है और हजारों स्थानीय निवासी अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक ये गोलाबारी रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच हो रही, और अमेरिका ने कहा है कि रूस इसी बहाने के इंतजार में था और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमने आपको दी है। इसी बीच आपको बता दें जहां पर 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में यूक्रेन, डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी वर्चस्व वाले ठिकानों पर किया जोरदार हमला। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन में चल रहे गतिरोध के बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि शनिवार को रूस समर्थक अलगाववादियों की गोलाबारी में उसके 2 सैनिक मारे गए जबकि 4 घायल हो गए। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि उसने दिन की शुरुआत से अलगाववादियों द्वारा 70 संघर्ष विराम उल्लंघन दर्ज किए हैं दोस्तों, और इसके बाद सैनिकों की मौत के बाद यूक्रेन की सेना भी एक्शन में आ गई। और एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सेना ने रविवार को रूस समर्थक अलगाववादियों लुहांस्क और डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक के ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें यूक्रेन में खतरनाक होते इन हालातों के बीच सीमा पर 200 रूसी टैंकों को पहुंचा दिया गया है दोस्तों। विद्रोही बाद में बरसाने लगे गोले। जी हां, बड़ी खबर, पूर्वी यूक्रेन में जहां सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच गोलाबारी जारी है, इसी बीच अब फिर से पुतिन ने 200 रूसी टैंकों और रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन की सीमा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुके हैं। जी हां, लेटेस्ट जानकारी हमने आपको दी है। इसी बीच आपको बता दें यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अपने राजनयिकों के परिवारों को भी अब दे दिए हैं देश छोड़ने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने पहले भारत के नागरिकों को निकलने का आदेश दिया था दोस्तों, लेकिन अभी की जो सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है जहां पर नागरिकों को निकलने की एडवाइजरी तो जारी की दोस्तों, अब अपने राजनयिकों के परिवारों को भी देश वापस लौटने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। राजनयिकों के परिवारों से कहा गया है कि वे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यूक्रेन छोड़कर भारत वापस आ जाएं। जी हाँ
हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत को सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी युद्ध की आशंका की खबर लगी है दोस्तों, और इसके बीच कभी भी कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है दोस्तों। और इनको देखते हुए भारत ने अब राजनयिकों और राजनयिकों के परिवारों को वापस बुला लिया है। ऐसे में आप भी दोस्तों अपने भारतीय नागरिकों को कम बैक टू इंडिया जरूर कहिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी भारत का एक भी नागरिक उनके बेफुजल के मुद्दों में घिसता हुआ जाए। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस में भारी विरोध प्रदर्शन, एफएटीएफ के दफ्तर के बाहर अफगान बलोच और उइगरों ने लगाए नारे, ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फ्रांस स्थित दफ्तर के बाहर शनिवार को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था एफएटीएफ से लोगों ने मांग की है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इन प्रदर्शनकारियों में अफगान बलोच और उइगर समुदाय के लोग शामिल थे। ये एफएटीएफ के दफ्तर ये याद दिलाने के लिए पहुंचे कि आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तानी कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। दोस्तों आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और पेरिस में एफएटीएफ प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान ने दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया है। ऐसे में पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद रोधी और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी संस्था यानी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ये सभी रोड पर बैठ गए दोस्तों, और बहुत से लोग खड़े रहे, पुलिसों से भी लड़ बैठे। लेकिन इनका कहना है दोस्तों, जब तक पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा हम अपने प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि दोस्तों इमरान खान की अब इंटरनेशनल बेइज्जती कोई नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ये फ्रांस में एफएटीएफ के सामने हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और कितने भाई और बहनों को लगता है कि इनकी मांग बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना ही चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां सांसद फजल हुसैन ने भारत को बताया अहम पड़ोसी, कहा भारत ने हमारे मुक्ति संग्राम में दिया था सबसे बड़ा योगदान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के सांसद फजल हुसैन बादशाह ने भारत को एक अहम पड़ोसी बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने हमारे मुक्ति संग्राम में सबसे बड़ा योगदान दिया था। भारत के समर्थन के बिना बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम सफल नहीं हो सकता था। इस मुक्ति संग्राम में भारत सरकार ने हमारे सभी लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान किया था। बांग्लादेश के सांसद फजल हुसैन बादशाह ने कहा कि भारत हमारे देश का सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क है। सांसद फजल हुसैन बादशाह ने कहा कि हम हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक समेत हर नजरिए से भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। यानी कि दोस्तों हमने जो बांग्लादेश के लिए किया है वो बांग्लादेश इस बात को मानता भी है दोस्तों। सब में बड़ी बात है, ऐसे में थैंक यू बांग्लादेश जरूर कह दीजिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन से लौटे राजस्थान के छात्रों ने बताई वहां की सिचुएशन, तिलक लगाकर इनका हुआ स्वागत। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा हालत बेहद खराब है वहां पर। बता दें रूस और यूक्रेन के तनातनी के बीच यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय छात्र आज यानी कल राजस्थान के कोटा लौट गए। छात्रों के यहाँ पहुँचने के बाद तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं छात्रों ने यूक्रेन के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। इन छात्रों की वतन वापसी के लिए कांग्रेसी नेता चरमेश शर्मा ने राष्ट्रपति सचिवालय में 13 फरवरी को याचिका दायर की थी। दोस्तों आपको बता दें कि उन छात्रों ने बताया कि डर और तनाव के कारण यूक्रेन में महंगाई बढ़ गई और यहाँ तक कि फ्लाइट्स के टिकट भी महंगे हो गए। हालांकि भारत सरकार ने एयर इंडिया की यूक्रेन से दिल्ली फ्लाइट की घोषणा की है, लेकिन अभी उड़ाने शुरू नहीं होने की वजह से उन्हें मजबूरी में एयर अरेबिया की फ्लाइट से शारजाह होकर भारत आना पड़ा। इसका किराया भी काफी लग गया, लेकिन छात्रों के दिल को ये तसल्ली है कि वो अपने वतन भारत वापस सुरक्षित लौट आए। ऐसे में दोस्तों आप भी उनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर 23 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी पीएम का रूसी दौरा, यूक्रेन संकट के बीच मास्को पहुंचेंगे इमरान खान। बता दो 1999 के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री रूस दौरे पर पहुंच रहा है। जी हां, रूस ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के रूस दौरे का
आधिकारिक ऐलान कर दिया है दोस्तों। रविवार को क्रेमलिन प्रेस सेक्रेटरी दमित्री पेस्कोव ने घोषणा की है कि इमरान खान 23 और 24 फरवरी को अपने पहले आधिकारिक रूस दौरे पर पहुंचेंगे। 23 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर जा रहा है दोस्तों। इमरान खान की रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को कम करने में जुटी हुई है, लेकिन रूस का रवैया कभी हल्का और कभी काफी आक्रामक हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर भारतीय नौसेना के 60 जहाज और वायुयान दिखाएंगे जलवा। भव्य कार्यक्रम के राष्ट्रपति कोविंद भी होंगे साक्षी। जी हाँ दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति 21 फरवरी को विशाखापट्टनम में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय मर्चेंट मरीन के जहाजों सहित नौसेना के लगभग 60 जहाजों और तटरक्षक बल के वायुयानों की सहभागिता होगी। ये समीक्षा भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष की थीम के साथ स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी स्मरण करती है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष राष्ट्रपति बेड़े की समीक्षा के दूरदर्शन कवरेज में कई चीजें पहली बार की जाएंगी, जिसमें बिना किसी रुकावट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए जमीन एवं समुद्र से प्रसारण को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष लेंस के साथ ड्रोन सहित कम से कम 30 कैमरों के साथ भूमि और समुद्र पर मल्टी कैमरा सेटअप की विशाल श्रृंखला शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपने भारतीय वायु सेनाओं को। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस यूक्रेन विवाद पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम पर बम गिराने का आदेश दे सकते हैं पुतिन, पश्चिमी देशों से मांगी मदद। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन पर लगी हुई है। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस के प्रति तुष्टीकरण की नीति को छोड़ने की अपील भी की है। दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि सूचना मिली है कि रूस यूक्रेन पर बम से हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कृपया हमारी मदद करें। इसी बीच दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन में युद्ध टालने का अंतिम प्रयास, फ्रांस और रूस में बनी सहमति, जल्द मिल सकते हैं पुतिन और जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन रूस संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए अंतिम प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक दोनों देशों के बीच सहमति बन गई और जल्द ही पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना होगा इस खबर में कितनी ज्यादा गहराई और सच्चाई है, यानी कि दोस्तों रूसी राष्ट्रपति सच में जो बाइडेन से मुलाकात करते हैं या नहीं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन से बचने के लिए भारत से नजदीकी बढ़ा रहा है ये देश, क्या मोदी सरकार को करनी चाहिए मदद। दरअसल भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है दोस्तों, और जब श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है, उस वक्त उसे भारत के निस्वार्थ मदद की याद आ रही है और अब श्रीलंका चीन के कर्ज जाल से बचने के लिए भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि क्या एक वक्त भारत के खिलाफ कड़वी कड़वी बातें बोलने वाले श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की मदद भारत की मोदी सरकार को करनी चाहिए? क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। क्या भारत की अपनी मोदी सरकार को मदद करनी चाहिए दोस्तों श्रीलंका की, जिन्होंने कड़वी कड़वी बातें हमारे भारत के लिए कही थी? जवाब जरूर दीजिएगा एक भारतीय होने के नाते। अगली खबर की बात करें, जहां नेपाल में लग रहे अमेरिका विरोधी नारे, भारी प्रदर्शन के बीच भी सरकार ने संसद में पेश आखिर कर ही दिया एमसीसी बिल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सरकार ने विरोध के बीच रविवार को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विवादास्पद मिलेनियम कारपोरेशन चैलेंज यानी एमसीसी परियोजना से जुड़े समझौते को संसद में मंजूरी के लिए पेश कर दिया। अमेरिका की इस परियोजना को लेकर नेपाल में जोरदार विरोध किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर हिमालयी देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, सीपीएन माओवादी सेंटर के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट के प्रमुख माधव कुमार नेपाल उन नेताओं
में शामिल थे जिन्होंने रविवार की सुबह गठबंधन दलों की संयुक्त बैठक में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी बीच नेपाल में जबरदस्त विरोध हुआ है दोस्तों अमेरिका को लेकर। क्या कहते हैं आप लोग? आपकी इस पर क्या राय प्रतिक्रिया होगी? अगर आप भी मानते हैं चीन की ही चाल है जो ये प्रोटेस्ट करवा रही है नेपाल में, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 31 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, समुद्री सीमा के उल्लंघन का आरोप भी लगाया, 5 नौकाएं भी जब्त कर ली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी PMSA ने 31 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करके उनकी 5 नौकाओं को अपने कब्जे में ले लिया है दोस्तों। अधिकारियों ने रविवार को यह बड़ी जानकारी दी है। PMSA ने कहा कि शुक्रवार को गश्त के दौरान पाकिस्तान के विशेष आर्थिक जोन में घुस आए भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी नौकाओं को कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान के कानून के अनुसार पकड़े गए मछुआरों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत और पाकिस्तान नियमित रूप से समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर एक दूसरे के मछुआरों को पकड़ते रहते हैं। कई जगहों पर समुद्री सीमा बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से यह हमेशा देखा गया है कि उन्होंने जबरदस्ती करके भी हमारे मछुआरों को पकड़ा है दोस्तों। उनकी गलती नहीं भी होती है, फिर भी उनको पकड़ लिया जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं आप लोग इस पर? अगर आप भी मानते हैं भारत को कठोर कदम उठाना चाहिए तो यह बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर केजरीवाल खालिस्तान एलिगेशंस को लेकर बड़ी खबर। वाई श्रेणी की सुरक्षा पर बोले कुमार विश्वास, कहा ना मैंने मांगी सिक्योरिटी और ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और हिंदी के मशहूर कवि कुमार ने कहा, न तो मैंने वाई श्रेणी की सुरक्षा मांगी और ना ही मुझे चाहिए। मुझे सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोचना एजेंसियों और सरकार का काम है। मैं उनसे केजरीवाल को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? क्या इनका मतलब हो सकता है? कुमार विश्वास का कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर कोरोना संक्रमित हुई 95 साल की महारानी एलिजाबेथ सेकंड, दिख रहे हल्की सर्दी जैसे लक्षण। जी हाँ दोस्तों, बकिंघम पैलेस से जानकारी मिली है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है दोस्तों, और उनमें हल्के सर्दी जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर वोट डालने नहीं पहुंची मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, पत्नी साधना। आखिर क्या रही वजह बता दे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को चल रहे मतदान की अवधि शाम 6 बजे समाप्त हो गई। इससे पहले शाम 5 बजे तक इन सीटों पर औसतम मतदान 57.58 रहा है दोस्तों। मतदान के लिए दिग्गज नेता समेत आम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इस बीच मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव वोट नहीं डालने गई। जी हाँ दोस्तों, न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सेफई के लोग अपर्णा यादव का इंतजार करते रहे, लेकिन वो वोट डालने के लिए नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अपर्णा यादव ने अपना वोट नहीं डाला। सिर्फ अपर्णा ही नहीं बल्कि उनके पति प्रतीक यादव और सास साधना गुप्ता ने अपना वोट नहीं डाला। वैसे वोट नहीं डालने की सही वजह अभी तक किसी को पता नहीं चली है दोस्तों। आपको क्या लगता है इस पर दोस्तों? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कहकर 13 सेकंड में ही बोल पड़े अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को पीलीभीत में सभी को संबोधित करने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभा के शुरू में ही कह दिया था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं को खो दिया है। वो सभा के अंत में उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। सभा के अंत में उन्होंने पूरनपुर के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण सक्सेना, पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद, पूरनपुर के विधायक पीतम राम और पूर्व मंत्री अहमद हसन को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कह रहे थे। उसके बाद दोस्तों 13 सेकंड में ही उन्होंने अपना मौन समाप्त कर दिया। इससे बड़ी और घोर बेइज्जती क्या हो सकती है? ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में शनिवार को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा थी, और ऐसे में दोस्तों वहां की जनता भी समझ गई कि अखिलेश यादव सिर्फ बेवकूफ बनाना
करना जानते हैं? आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट तक नहीं रुक सकते दोस्तों, खुद कहने के बावजूद और 13 सेकंड में ही उस मौन को तोड़ देते हैं दोस्तों, ऐसे नेता के लिए आपकी क्या राय होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर चुनावी मैदान में बुलडोजर बाबा का तूफानी अंदाज, कहा बुलडोजर बाबा ब्रांड बन चुका है। जी हां दोस्तों, सीतापुर जिले के सेवता विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के लिए मैदान में भारी भीड़ उमड़ी थी दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जैसे ही वहां उतरता है, भीड़ जो है बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। दोपहर करीब 1:55 बजे और सीएम को सुनने के लिए भारी भीड़ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री यहां भाजपा के मौजूदा विधायक ज्ञान तिवारी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। योगी के लिए ये व्यस्त दिन है। सुबह से वे रैली को संबोधित कर चुके थे दोस्तों और तीसरी उनकी ये रैली थी। ऐसे में शाम में उन्हें लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करनी थी दोस्तों। ऐसे में समाजवादियों के लिए आतंकवादी शब्द के उपयोग को सही ठहराते हुए योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वे तमंचावादी और दंगावादी जैसे बहुआयामी ब्रांड बन गए हैं। वे आतंकवादी हैं क्योंकि अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट में एक आतंकवादी आरोपी के रिश्तेदार हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले के आरोपी का रिश्तेदार आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख के साथ उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। यानी कि दोस्तों, अब भारत में उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से बुला रही है दोस्तों। और उधर योगी जी ने समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष किया है। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में बुलडोजर बाबा जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां LIC की बड़ी अच्छी स्कीम है, सिर्फ 29 रुपए के निवेश से बनाए 4 लाख की रकम। आखिर क्या है ये LIC का जबरदस्त प्लान, हम आपको बताते हैं दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने ग्राहकों के लिए हर समय बेहतर स्कीम पेश करता रहता है। इसी क्रम में LIC ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जबरदस्त स्कीम पेश की है दोस्तों। इस स्कीम का नाम LIC आधारशिला प्लान है और LIC की इस स्कीम के तहत 8 से 55 साल की महिलाएं इसमें निवेश कर सकती हैं। आपको बताते हैं दोस्तों क्या है पूरी डिटेल। दरअसल LIC आधारशिला प्लान के तहत मिनिमम 75,000 रुपए और मैक्सिमम 3 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी का समय न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 20 साल है। आपको बता दें LIC के प्लान में 8 से 55 साल की महिला निवेश कर सकती है और मैक्सिमम मैच्योरिटी की उम्र 70 साल है। तो वहीं इस प्लान का प्रीमियम पेमेंट मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर किया जाता है दोस्तों। हम आपको उदाहरण से समझा रहे हैं, आप स्क्रीन पर उदाहरण देख पा रहे होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस स्कीम को। इससे जुड़ी कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ 22 फरवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में होगी घनघोर बारिश। जी हाँ, कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से प्रदेश में बदलता हुआ मौसम सर्दी का एहसास करवाने लगा है। बीते दिन 2 दिनों से करीब आधा दर्जन जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ ही हल्की हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, बीते 2 दिनों से प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जो अंतिम खबर आ रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर भारत को ज्ञान देने वाले ट्रूडो का दूसरा चेहरा आया सबके सामने। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस से बरसवा रहे हैं लाठियां, केमिकल। जी हाँ दोस्तों, भारत में किसान आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चेहरा दूसरा यानी दोहरा चेहरा अब दुनिया के सामने आ गया है दोस्तों। दरअसल कनाडा में कोरोना वायरस के सख्त प्रतिबंधों और वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर विरोध में उतरे ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन कुचलने के लिए ट्रूडो ने आपातकाल लागू कर दिया था दोस्तों। और ऐसे में जो अब बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कनाडा की मीडिया की तरफ से अब तक जो फोटो सामने आए हैं उनमें पुलिस कर्मियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मिर्ची स्प्रे डालते भी देखा गया है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं सभी पुलिस की बर्बरता का शिकार होते देखे गए हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक पुलिस कर्मियों की कार्रवाई इतनी भीषण रही है कि ट्रक वालों का प्रदर्शन खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं दोस्तों। यानी कि अब उन प्रोटेस्टर पर दोस्तों ट्रूडो सरकार काफी ज्यादा बर्बरता कर रही है दोस्तों। केमिकल बरसा रही है, उन सभी को कितना नुकसान देगा इसकी चिंता नहीं है ट्रूडो सरकार को। ऐसे कनाडा के प्रधानमंत्री, अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि इनको प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, जो जनता के बारे में ही गलत विचार रखे, ऐसे को प्रधानमंत्री रहकर क्या फायदा, तो जवाब जरूर दीजिएगा। इसी साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर
कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।